नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। इसकी वजह यह है कि कहां 370 सीटें जीतने की बात हो रही थी, लेकिन चुनाव में पार्टी का रथ 240 सीटों पर ही रुक गया। बहुमत नहीं मिलने की वजह से बीजेपी तो समीक्षा कर ही रही है, साथ ही साथ उससे जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी समीक्षा बैठक की। इसमें इन वजहों पर चर्चा की गई जिनकी वजह से यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। जो समीक्षा रिपोर्ट आई है उसमें अफसरशाही के द्वारा जनता व कार्यकर्ताओं के साथ किया गया व्यवहार और अफसरों की भीतरघात करने का जिक्र भी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को ये विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। 3 चरणों में हुई इस समीक्षा रिपोर्ट में बीजेपी को मिली कम सीटों की वजह विधायकों की निष्क्रियता, संविधान के मुद्दे पर दलित वोट की दूरी, ओबीसी वोट बैंक के बिखराव, संविधान के मुद्दे पर शेड्यूल कास्ट वोटर अलग होना वजह बताई गई है। लेकिन अब चुनौती उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की है कि आगे अब बीजेपी की क्या तैयारी होगी और यूपी की चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी। खास चर्चा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी से बड़ा झटका लगा है। अब इस पर आज भी चिंतन और मंथन जारी है। 80 में 80 का नारा देकर चुनाव में उतरी बीजेपी केवल 33 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि इससे पहले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी को 71 और 62 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और पार्टी की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई। तो वहीं हार को लेकर उम्मीदवारों से भी आलाकमान द्वारा रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। समीक्षा रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें अपनों की नाराजगी कम हुई सीटों की बड़ी वजह रही। हार की बड़ी वजह दलित पिछड़ों के वोट खिसकना भी रहा। विपक्ष के संविधान बदलने का नैरेटिव नहीं तोड़ पाई पार्टी। कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से नुकसान। कई विधायक अपने क्षेत्र के लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ रहे। भीतरघात और अफसरशाही हार का बड़ा कारण रही। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी मानी जा रही बड़ी वजह। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी 80 सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रही थी। उम्मीद 70 प्लस सीटों पर जीत की थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई और बाजी मार ले गई सपा और कांग्रेस अलायंस, जिसे 43 सीटें मिली। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई है, जिसमें निकलकर सामने आ रहा है कि साल 2022 में बीजेपी ने करीब 80 विधायकों के टिकट काटे। विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया। ऐसे विधायकों का पार्टी ने पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर रिपोर्ट दी है। 2027 के चुनाव में इसी को ध्यान में रखकर पार्टी देगी टिकट। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भीतरघात करने वाले बीजेपी विधायक भी नेतृत्व के रडार पर हैं। अगले विधानसभा चुनावों में करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी ही सीट नहीं जिता पाए। अब हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विधानसभा उपचुनाव और 2027 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का क्या रुख रहता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो वाकई हार के फैक्टर कितने कैरेक्टर, क्योंकि जिस तरह से ये स्पेशल रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई है इसमें बहुत सारे इसमें पॉइंट है
और जिस पर मुझे जरूर लगता है कि बीजेपी आत्ममंथन कर रही होगी, लेकिन जो एक टारगेट था लोकसभा चुनाव में 370 का, उससे बहुत पीछे रहेगी बीजेपी। खुद अपने दम पर सिर्फ 240 ही सीटें जीत सकी है और अब एनडीए की सरकार है। लेकिन अब जिस तरह से यहां पर तमाम ये फैक्टर आए हैं, जिसमें अपनों की नाराजगी की बात सामने आ रही है, दलित पिछड़ों का वोट खिसकने की बात सामने आ रही है, जिसमें विधायकों की निष्क्रियता से नुकसान की बात सामने आ रही है, भीतरघात और अफसरशाही की बात सामने आ रही है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। तो तमाम ऐसे फैक्टर है जिसके चलते बीजेपी जो एक बड़ा टारगेट यहां पर लेके चल रही थी उत्तर प्रदेश में, कम से कम 70 सीटें वो जीतना यहां पर चाहती थी, क्योंकि 2014 में यहां पर बीजेपी ने 72 सीटें 71 सीटें जीती थी और 2019 की अगर बात करें यहां पर 62 सीटें जीती थी। इस बार 70 सीटें कम से कम जीतने का टारगेट था, लेकिन सिर्फ यहां पर इस बार उसको जीत मिली है 33 सीटों पर। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता संतोष दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता एचएन उपाध्याय जी, सपा प्रवक्ता तारिक अहमद लारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष अग्रवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले संतोष दुबे जी, देखिए जिस तरह से आप लोग टारगेट लेके चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, कम से कम बात तो आप लोग 80 की 80 सीटों की कर रहे थे, लेकिन कम से कम ये मान के चल रहे थे कि 70 सीटें आप लोग जीतेंगे, लेकिन आप लोग यहां पर सिर्फ 33 सीटें यहां पर जीत सके हैं। अब जो रिपोर्ट सामने यहां पर आई है उसमें कई फैक्टर यहां पर बताए जा रहे हैं, जिसमें अपनों की नाराजगी है, दलित पिछड़ों को आप संभाल कर नहीं रख सके, विधायकों की निष्क्रियता सामने आ रही है, भीतरघात और अफसरशाही की भी बात सामने आ रही है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है बूथ स्तर पर। क्या वाकई इन चीजों को बीजेपी चुनाव से पहले नहीं समझ पाई थी? देखिए, दो चीजें हैं कि चुनाव के पहले जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके के माहौल में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित ही कहीं ना कहीं चूक हुई हम लोगों को समझने में। और जिस तरीके से विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया, संविधान खतरे में और ये सब सारी चीजें, जिस तरीके की बात के लोग लेके निकले, तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं हम लोगों से कमी रही और हम समझा नहीं पाए वोटरों को, और जिसका रिजल्ट जो है सामने है। भारतीय जनता पार्टी को जो है आशा के अनुरूप सीटें नहीं मिली, और ये सभी लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं अफसरों का जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार था, और कई बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे भी अफसरों से जो है बहुत ज्यादा उलझता नहीं, लेकिन फिर भी एक संयम होने के नाते भी उसका दुरुपयोग अफसरों ने किया कि ये संयमित है, उसके बावजूद भी इनके काम को रोके जाए। कहीं ना कहीं इनको जो है उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। पार्टी में कुछ कार्यकर्ता नाराज हुए, नाराजगी रही, जिसका परिणाम हमको मिला। निश्चित ये सारी चीजें दूर की जाएंगी, आगे भी चुनाव है, उसको मजबूती से लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से रणनीति अपनाती है, हर एक मुद्दे पर वो बहुत सोच समझकर कदम रखती है, और हर एक मुद्दे बीजेपी तो कहती है कि हम अभी की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए बीजेपी तो 2047 का टारगेट लेकर चल रही है, तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट बातें उत्तर प्रदेश में ये चुनाव से पहले बीजेपी क्यों नहीं समझ पाई? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम लंबे जो है रणनीति बना के चलते हैं। कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में कभी तो क्या लंबे रणनीति बनाने के चक्कर में आप जो उस वक्त का छोटी रणनीति थी उस पर आप लोग का ध्यान नहीं गया? बिल्कुल, देखिए क्या है कि ध्यान रहता है, लेकिन जब एक माहौल था, एक जो है माहौल क्रिएट हुआ कि भाई हम 400 पार कर, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसको मानते हैं। पार्टी के पदाधिकारी भी मान रहे हैं, पार्टी के लोग भी मान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है, और उसको मजबूती से इस बार हम लोग सुधारेंगे, और निश्चित ही 2047 का जो बीजेपी का सपना है वो निश्चित पूरा होगा। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि ज्यादा आत्मविश्वास थी बीजेपी प्रदेश में, इसलिए जो एक टारगेट लेके चल रही थी उससे बहुत पीछे रह गई? कम से कम 70 सीटें जीतने का टारगेट था, सिर्फ 33 सीटें यहां पर जीत सकी। क्या ज्यादा आत्मविश्वास थी बीजेपी? जैसा कि आप देखें, उत्तर प्रदेश में इनका हाल खराब तो बहुत हुआ ही। 36, 32, 33 सीट पर आ रही मिलाकर एनडीए। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, इन सब राज्यों में भी, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इनके विरोध में जो है माहौल था। खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह से आम आदमी से मिलकर सरकार की नाकामियों को आम जनता तक पहुंचाया और अपने न्याय पत्र के माध्यम से जो एक विश्वास पैदा किया, और आदरणीय उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो संयोजन बिठाकर संविधान बचाने के लिए
महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों का आय बढ़ाने के लिए तमाम वादों के साथ मैदान में उतरी थी वो, और जनता में रोजगार, महंगाई आदि को लेकर जो नकारात्मक छवि बन गई थी सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार में जिस तरह से तानाशाही आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारियों की चल रही थी, और ये बात ये कह रहे हैं कि हमारे इनके विधायक आदि ने साथ नहीं दिया, भीतरघात किया, वो बात अलग है। लेकिन विधायक ने भी अपने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया था, जिसके प्रति जनता में काफी नाराजगी थी। तो चाहे विधायक के प्रति नाराजगी थी, चाहे पार्टी के प्रति, चाहे केंद्र सरकार, बात तो एक ही है। और तीनों ने मिलकर, और खासतौर से जो विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो जनता में विश्वास पैदा किया, और इनके नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी, वो बात अलग है कि उस लायक जनता ने नहीं छोड़ा। अब वो नहीं हो पाएगा, नए संविधान छू भी नहीं पाएंगे। इस सब माहौल को देखते हुए जो एक नकारात्मक छवि बन गई थी, और आत्मविश्वास भी जो आप कह रहे हैं, अति आत्मविश्वास तो अच्छी बात है, अति आत्मविश्वास, 400 पार का नारा देना जो संभव नहीं था, ये सब बातें जो है इनके उत्तर प्रदेश में हार के कारण रहे हैं प्रमुख रूप से। और जी, खासतौर से इंडिया गठबंधन ने जो मिलकर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा मिलकर, और हमारा जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, सब गरीब आदमी सभी मिलकर इनके विरुद्ध मतदान किया, और इनकी सीटें कम होने का यही प्रमुख कारण है। ठीक है तारिक अहमद जी, देखिए जिस तरह से रणनीति आप लोग बना रहे थे, अभी जो बीजेपी ने समीक्षा रिपोर्ट सामने आई, बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट, इसमें वही रणनीति कहीं ना कहीं इसमें कारण सामने आ रहे हैं। जिस तरह से आप लोग पीडीए का एक फॉर्मूला लेके चल रहे थे, और यहाँ रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि दलित पिछड़ों को यहाँ पर बीजेपी उस तरह से नहीं संभाल पाई जिस तरह से उम्मीद कर रही थी। तो ये तमाम बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ पर बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से यहाँ पर कैंपेनिंग की गई, और जो एक जातिगत समीकरण बिठाने की यहाँ पर कोशिश की गई, क्या बीजेपी ये नहीं समझ पाई? क्योंकि शायद बीजेपी को यही लग रहा था, क्योंकि आपका और कांग्रेस का गठबंधन तो पहले भी हो चुका था विधानसभा चुनाव में, लेकिन कमाल नहीं कर पाया, और बीजेपी ने आप लोग के इस गठबंधन को अंडर एस्टिमेट किया। बीजेपी ने अंडर एस्टिमेट तो ये किया कि हम लोग को एक विशेष वर्ग विशेष की पार्टी कहते थे, जबकि आप ये देखिए कि हम लोगों ने, मैं खास तौर पर मुसलमानों की बात करूंगा, मुसलमानों ने समाजवादी हो चाहे कांग्रेस, जो भी हिंदू खड़ा हुआ था उसको भी वोट किया है। मुसलमान तो बहुत कम खड़े थे इस बार, हिंदू जितने खड़े थे सबको वोट किया, चाहे वो हारे हुए कैंडिडेट हो चाहे वो जीते हुए कैंडिडेट हो। उन्होंने किसी भी समय धर्म को आड़े नहीं आने दिया कि नहीं यहाँ पे बीएसपी ने मुसलमान दे दिया है तो हम बीएसपी के साथ जाएंगे, बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, जबकि बीजेपी के वोटर्स ये करते हैं। दूसरा, ये जो पिछड़ों के और दलितों की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद पिछड़ों और दलितों को मारा है, लिटरली मारा है, गांव गांव में पटक पटक के मारा है, धर्म के नाम पर मारा है, काम के नाम पर मारा है, हर चीज जात के नाम पर मारा है। मतलब इतना ज्यादा शोषण किया है कि वो सब परेशान हो चुके थे। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया था कि क्या नाम है, संविधान बदलेंगे। भाई लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, एसजीपीसीआई लखनऊ में 58 या 60 सीटों का निकला है नौकरी के लिए, उसमें से कुल 4 दलित और 2 बैकवर्ड को नौकरी दी गई है। क्या कोई दलित और बैकवर्ड इस लायक है नहीं? बाकी सारी सीटें जनरल कैटेगरी को दे दी गई। कहाँ गया आरक्षण का सिस्टम जो लागू होता है? क्यों नहीं आरक्षण उसमें लागू हुआ था? ये लोग क्या कहते हैं उसको, ठेके प्रथा पे उठाकर वो आरक्षण को खत्म करने में लगे थे। ये इनडायरेक्टली तो ये काम कर ही रहे हैं, हर विभाग में ठेके से काम उठा रहे हैं, और उसमें ये लोग उन लोगों को भर रहे हैं जो आप ठेका देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसमें भी तो आप आरक्षण लागू करिए कि नहीं भाई हमको इतने ये चाहिए, इतने ये चाहिए, इतने ये चाहिए। लेकिन नहीं, उसमें तो आप सब कुलीन वर्ग के लोगों को भर रहे हैं, उसमें आप सब यूरेशियंस को भर रहे हैं। जो मूल निवासी है यहाँ के, उन मूल निवासियों को तो आप नौकरियों में ले ही नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी, तो जनता ने भी देखी
आप अधिकारी के ऊपर इल्जाम न लगाइए, अधिकारी हमेशा से बदमाश रहा है। हम लोग भी जब रहते हैं सत्ता में तो अधिकारी का यही रोल रहता है कि कैसे इनको हराएं और कैसे जनता को परेशान करें। जनता को परेशान ना करें अधिकारी, इसीलिए नेता हैं। लेकिन इनको तो मजा आता है अपने आप को राजशाही कहने में, तभी तो सिंगोल लेकर चलते हैं कि सिंगोल राजशाही की निशानी है। राजा चलता है सिंगोल लेकर, राजतंत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि सिंगोल लेकर नहीं चलता है। राजा, ट्रांसफर ऑफ पावर राजा को होती है। हाँ, माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया था, नेहरू जी ने लिया भी क्योंकि पावर ऑफ ट्रांसफर था। उसके बाद नेहरू जी ने उसको म्यूजियम में रखवा दिया क्योंकि वो राजशाही की निशानी थी, राजतंत्र की निशानी नहीं थी। कौन से किसी चुने हुए मंत्री को वो सिंबल दिया गया था राजशाही के टाइम पर? कौन चुना जाता था? राजा ही चुना जाता था। कोई आक्रमण करके आया है तो उसको दिया जाता था, कोई एक दूसरे बाप मर गए बेटे को जा रहा है तो उसको दिया जाता था। यहाँ तो खुद कोई राजा डिक्लेयर कर दिया, खुद कोई डिक्टेटर बना दिया है, खुद कोई मालिक बना दिया है, खुद कोई भगवान बना दिया है। अवतार हुए हैं, अवतरित हुए हैं भाई, खुद कोई भगवान बना दिया। मतलब राम जी से भी अब क्या कहें कि कृष्ण जी से भी बड़े हो गए थे, कृष्ण जी भी इनके भक्त है। अब क्या कहा जाए, ऐसी ऐसी तो बातें होती थी। हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि हमारे वहां 20 सीटें कम कैसे होगी। हमको उम्मीद थी कम से कम 63 सीटें आएंगी क्योंकि इन लोग की हरकतें ऐसी थी। इससे ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग की जब समीक्षा रिपोर्ट आएगी उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, देखिए जिस तरह से तारिक अहमद जी ने बहुत सारे पॉइंट उसमें गिनाए और जो समीक्षा रिपोर्ट आई है बीजेपी की उसमें भी ये सारे पॉइंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर बीजेपी इतने सोच समझकर हर रणनीति बनाती है, लेकिन क्या चुनाव से पहले कुछ महीने पहले इन सब चीजों को वो नहीं समझ पा रही थी कि जो उसके खुद के विधायक है वो क्या तो जो लोकसभा चुनाव में सांसद होंगे, जो उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ वो अभियान चला देंगे, या फिर जो कार्यकर्ता उनकी नाराजगी है, अफसरशाही से वो परेशान है, वो ये तमाम जो फैक्टर है क्या वो पहले नहीं समझ पा रहे थे? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी वाकई में यूपी में इन फैक्टर्स को नहीं समझ पा रही थी। यही समस्या का कारण रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे 2-4 साल पुराना, तो 35 साल बाद 2022 में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई थी। तो अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे होते, इतने बड़े मुद्दे 6 महीने में नहीं बनते हैं। अगर इतने बड़े मुद्दे होते तो 22 में वो पूर्ण बहुमत से रिपीट नहीं होती। ये 6 महीने में जो मुद्दे बने हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने 2014 में यूपी में करी थी, इस बार वो सोशल इंजीनियरिंग पीडीए करने में कामयाब रहा है यूपी में। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसका सारा श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। कांग्रेस का जो जनाधार था, मुझे लगता है वो भी कम हो गया है। रायबरेली अमेठी में जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा वो होगा, बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी की मेहनत की देन है। इसका समाजवादी पार्टी को पूरा श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद बीजेपी का ये पूरा हक है कि वो पोस्ट पोल एनालिसिस करे, अपनी जीत की एनालिसिस करती है तो हार की भी करे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर पिछड़े और दलितों के संग अत्याचार हो रहा था तो क्या सिर्फ यूपी में ही हो रहा था? पूरे भारत में और कहीं पिछड़ा दलित पीडीए नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या दिल्ली में नहीं है? क्या उत्तराखंड में नहीं है? वहां पे क्यों नहीं इम्पैक्ट आया? इसका मतलब जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जमीन तक जो मैसेज पहुंचना था वो मैसेज पीडीए अपना पहुंचाने में कामयाब रहा कि अगर बीजेपी 400 सीटें लाती है, 370 सीटें लाती है तो संविधान में कुछ बदलाव होगा, आरक्षण में कुछ बदलाव होगा, दलितों को, पिछड़ी जातियों को इससे कुछ नुकसान होगा। ये बात सही है। ये बात बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू जनता तक नहीं पहुंचा पाई और पीडीए पे पहुंचाने में कामयाब रहा। लेकिन आज मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब जब विपक्ष एक अच्छे विपक्ष के रूप में सत्ता में आया है, जनता ने उसे बड़ा मैंडेट दिया है, तो जैसा अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सिंदूर के मुद्दे को कह रहे थे, तो क्या इस मुद्दे को लेके वो चुनाव में गए थे कि इस वजह से आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, हमें वोट दीजिए, हम ये सिंबल जब चुनाव में जीत के प्रधानमंत्री बनेगा हमारा तो हम हटवा देंगे? ये मुद्दे वो नहीं थे। जनता के मुद्दे थे, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, जिसपे जनता ने इन्हें इतना अच्छा मैंडेट दिया है कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर के आए। तो अगर आगे ये उन्हीं मुद्दों को लेके चलेंगे तो मुझे लगता है इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा आगे के उपचुनावों में, क्योंकि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है कि भारत में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं और मुद्दे जो है वो रीजन के साथ बदलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी 5 राज्यों के चुनाव 5 महीने पहले हुए थे, वहां बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह सब जीती थी, और अब 5 महीने के चुनाव के बाद में यूपी में उसकी हार हुई है। बाकी जगह वो अच्छी तरीके से जीती है और अच्छी तरीके से जीती है।
तो ये जनादेश मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के खिलाफ था। हाँ, जनता तक बहुत से मुद्दे ऐसे थे जो यूपी में नहीं पहुंच पाए, अच्छे ढंग से उन्हें नहीं मिल पाए, इसका ये रिपरकशन था। और बीजेपी को इस पे जरूर काम करना चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष के रूप में विपक्ष को भी उन्हीं मुद्दों को सरकार के पास ले लेके जाना चाहिए जिसके लिए जनता ने उन्हें वोट दिया था। अगर आज वो मुद्दे बदलेंगे, गोल पोस्ट बदलेंगे, तो हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, उन्हें हर चीज का जवाब देना पड़ेगा कि हमने आपको किन मुद्दों पे वोट दिया था और वहां जाके कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ठीक है विश्वदेव जी, जिस तरह से बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट आई है, क्या आपकी टिप्पणी? क्योंकि जिस तरह से मनीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि पहले अगर देखिए कुछ महीने पहले बीजेपी ने बहुत सारे राज्यों में जीती थी, और मध्य प्रदेश का देख लें लोकसभा चुनाव, वहां पर 29 की 29 सीटें जीती। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 11 में से 10 सीटें जीती। उत्तराखंड की बात करें, सारी की सारी सीटें जीती। दिल्ली में सारी की सारी सीटें जीती। तो क्या यह भी माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष था वो बहुत मजबूत स्थिति में था, इसलिए बीजेपी को यहां पर बहुत सारी सीटें गंवानी पड़ी? भागीरथ भाई, पहले तो सभी को नमस्कार। और ये बिल्कुल मनीष भाई ने कई पॉइंट दिए हैं, तारिक साहब ने भी कई अच्छे पॉइंट्स बताए, लेकिन एक बात समझिए, जो बीजेपी प्रवक्ता साहब ने कहा संगठन और सरकार में समन्वय नहीं था, ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। आज जब ये विस्तृत रिपोर्ट आ रही है कि अधिकारियों ने बात नहीं सुनी, अधिकारी ने विधायकों के लिए काम नहीं किया, तो ये सब बातें पहले ग्राउंड रियलिटी पहले से सभी हम सबको मालूम थी कि ये हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो चुनाव के दौरान जब भागीरथ भाई हम लोग भी पहले डिबेट बैठे थे, तो एक बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी कि हर फेज वाइज बातें और नारे बदल रहे थे। क्या क्या नारे दिए जा रहे थे फेज वाइज, और विपक्ष के दोनों जो योद्धा थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन लोगों का पिछली बार के मुकाबले इस बार समन्वय बहुत बेहतर था। इन लोगों ने जो मुद्दे पकड़े पहले फेज से, और पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव का था वो बहुत कारगर साबित हुआ, और उन्होंने जो युवाओं को जो सीटें दी और जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को बहुत कम सीटें दी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उनकी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। जैसे मनीष भाई ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीते, और आप समझिए एक जगह तो सरकार बनाई है पूरी, नहीं इसी चुनाव में अरुणाचल प्रदेश में पूरे स्वीप करके बनाई है। तो ये ऑल ओवर इंडिया अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं कह सकते। सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर दो जगह की बात करें तो महाराष्ट्र में क्योंकि इतना लोग ही ठगे महसूस करने लगे, जिसने वोट दिया उसको यही नहीं मालूम था कि वो शिवसेना को वोट दे रहा है, कि वो शरद पवार को वोट दे रहा है, कि वो कांग्रेस को वोट दे रहा है। तो वहां पर तो ठगा महसूस हुआ, इसलिए ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोरियां थी, और एक चीज और गौर करनी पड़ेगी भागीरथ भाई कि आरएसएस की भूमिका क्या हुई दो चुनाव के दौरान। आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में जो स्टेटमेंट दिए, और जो जेपी नड्डा साहब जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीच चुनाव में एक स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी बहुत बड़ी हो चुकी है, अब आरएसएस वैचारिक संगठन है, हम उनकी जब मदद होगी तब मांग लेंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट नैरेटिव एक सेट हो गया था बीच चुनाव में, तो ये इसका भी बहुत फर्क पड़ा है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल संतोष जी, इसलिए देखिए आरएसएस भी समीक्षा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, जो मुद्दे भी सामने आए आप लोग की रिपोर्ट में। लेकिन क्या वाकई यहाँ पर जिस तरह से हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य हैं वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बीजेपी ने, तो ये तो जरूर माना जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं थी, हर राज्यों की अलग अलग स्थिति थी, और उत्तर प्रदेश में जो आप लोग का एक रणनीति थी वो काम नहीं कर गई। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी अगर देखें, क्या योगी आदित्यनाथ, जिससे आप अफसरशाही की बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार के मुखिया है वो, क्या पकड़ वहां पर उस तरह से मजबूत स्थिति में नहीं थी, कार्यकर्ताओं पर पकड़ नहीं थी क्योंकि कार्यकर्ता भी नाराज थे, या फिर कार्यकर्ताओं की बात वो ऊपर तक नहीं जा पा रही थी, उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पा रही थी, और अफसरशाही पर वो कंट्रोल नहीं था सरकार का, जिसके कारण बड़ा नुकसान हुआ? नहीं देखिए, नौकरशाही जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से कई कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई है, कहीं जो है कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई है, और इन सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। दूसरे जो हमारे विधायक थे, विधायकों ने जो है भीतरघात करने का काम किया, कहीं जो प्रत्याशी हमने रिपीट किए थे उन प्रत्याशियों को लेकर भी कहीं ना कहीं आक्रोश था, बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, लेकिन संतोष जी देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का ऑरा है
मुझे नहीं लगता कि अगर वो कुछ कहें, कोई दूसरा अफसरशाही या कोई दूसरा वहां का नेता उसको मना कर सके। मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कोई कोशिश भी करता होगा। बावजूद इसके फिर ऐसा क्यों कि अफसरशाही वो अपने मन से काम कर रहे थे, आपके कार्यकर्ता नाराज थे? क्या यहां पर योगी आदित्यनाथ जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया? निश्चित ही देखिए, कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव था। ये तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि तालमेल का अभाव था, जिसके कारण चीजें गड़बड़ हुई। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो है जगहों पे जैसे प्रत्याशी हमारे रिपीट हुए, वहां विधायक नहीं चाहता था, विधायक किसी और को चाहते थे। कहीं ना कहीं चीजें जो है आपस में एक टकराहट हुई। और दूसरा, समाजवादी पार्टी को बिल्कुल खुश होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया, जीते हैं, उनको खुशी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, ये लोग जो है गांव-गांव जाकर ये चिल्लाना शुरू कर दिए कि संविधान खतरे में है। भाई 400 अगर ये आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान जो है पलट जाएगा, बदल जाएगा, आप लोग बेकार हो जाओगे। इस तरीका का नैरेटिव सेट किया इन्होंने, और जाहिर सी बात हम उस चीज को बताने में असफल रहे, और यही कारण है जीत का, बाकी कोई कारण नहीं है। और देखिएगा इसके बाद भी जो चुनाव होंगे, और राज्यों में जो चुनाव हुए, हम वहां पे मध्य प्रदेश आपने देखा 29 के 29 जीते, छत्तीसगढ़ जीते, उत्तराखंड जीते, राजस्थान में भी हमको अच्छी सफलता मिली, कुछ सीटें वहां भी हमारी कम हुई। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया हम पूरी तरीके से जीत पे हैं, और यही कारण रहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन संतोष जी देखिए, अभी उपचुनाव होने वाले हैं और फिर कुछ समय बाद विधानसभा भी चुनाव होंगे, हालांकि अभी उसके लिए बहुत समय। लेकिन क्या इस लोकसभा चुनाव से योगी आदित्यनाथ थोड़े से कमजोर नहीं हुए? देखिए, ये समीक्षा के विषय, कमजोर योगी आदित्यनाथ जी कमजोर नहीं हुए। योगी जी का काम करने का अपना शैली है, पार्टी का काम करने की अपनी शैली है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि सरकार और संगठन में तालमेल का अभाव रहा है, और इस पर चर्चा भी हुई है। और निश्चित ही अब दोनों लोग, सरकार और जो है संगठन, मिलकर काम करें। तो आगे वाले जो चुनाव होंगे उसके परिणाम आप देखिएगा कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। इन लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। सरकार बन चुकी, सरकार अपना काम कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने विकसित भारत का नारा दिया था, वो निश्चित ही हम आगे लेकर जाएंगे, और एक सफल भारत, एक विकसित भारत का जो है जो सपना है उसको पूरा करेंगे। ठीक है एच.एन. उपाध्याय जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ थे और देश में नरेंद्र मोदी थे, दोनों ही बड़े मजबूत नेता माने जाते थे, और बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए जिस तरह से आप लोग कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का वो जादू नहीं चल पा रहा, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर उड़ीसा की बात करें, वहां पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी। तो कितना उनका जादू कम हुआ इसके ऊपर जरूर विचार हो सकता है। लेकिन अभी दो अगर बड़े नेताओं की बात करें, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की, आप क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में किसका जादू थोड़ा सा कम चला? देखिए भागीरथ जी, जादू तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है, चाहे मोदी जी की भी, चाहे योगी जी की, सबकी कम हुई है। तब ये इतनी बुरी दुर्गति यहाँ पर हुई है कि जो है 33 सीट पाए हैं इनके गठबंधन, एनडीए गठबंधन की मिलाकर। और आप जैसे कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में इनका कितना है, वो तो चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी और पवन कल्याण जी का मिलाकर इनको सीट मिल गई। महाराष्ट्र में कम हुए हैं, बिहार में कम हुए हैं, पश्चिम बंगाल में कम हुए हैं, कर्नाटक में कम हुए हैं, राजस्थान में कम हुए हैं। एक तरह से पूरा तो देश में कम हुआ है, एक दो राज्यों को छोड़कर। अब रह गया उत्तराखंड, गुजरात में भी इनकी सीट कम हुई है। बताइए तो इनका कहाँ नहीं, पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने 10 साल का शासन चलाया, जिस तरह से विरोधियों को खत्म करने का प्रयास किया, संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, चाहे कानून के नाम पर, चाहे सीबीआई, ईडी आदि के नाम पर विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से इन्होंने डरवाने का काम किया, तो जनता ने मैसेज दिया कि ये संविधान में जरूर निश्चित रूप से 400 सीट पा जाएंगे या बहुमत में आ जाएंगे तो सरकार ये संविधान में छेड़छाड़ करेंगे, चाहे आरक्षण कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, या विपक्षी नेताओं का अधिकार खत्म कर देंगे, संसद की जो मर्यादा है, संसद की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको कमजोर कर देंगे। हालांकि 10 साल में किया भी उन्होंने, आपने देखा ही कि विपक्षी नेताओं का माइक बंद कर देना, 145-50 लोगों को जब चाहे तब निलंबित कर देना, अपने मन का जो है बिल पास करा देना। तो ये इनकी स्थिति रही है। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने जनता में
अपनी इनकी नाकामियों को पहुंचाया है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो और बेरोजगारी की स्थिति रही हो, और जिस तरह से इन्होंने अपने चाहने वालों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया, 16 लाख करोड़ रुपए तक माफ कर दिया, जबकि किसानों का एक पैसा नहीं माफ किया। इन सब के वजह से पूरे देश में क्या कम हुआ है? कहाँ आप कह रहे हैं कि बस उत्तर प्रदेश में कम हुआ है? हमने तो आपको गिरा दिया 7-8 राज्यों में। ठीक है, इनकी सरकार बन गई जो है चंद्रबाबू नायडू जी और इनके नीतीश कुमार जी के सहयोग से, तो वो दोनों लोग, और किस तरह से इनके नेताओं ने, जेपी नड्डा जी ने कहा क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त हो जाना चाहिए, ये बात अलग है कि वो लोग दोनों लोग भूलकर अपने पार्टी के हितों को, अपने शासनों को देकर लोकसभा अध्यक्ष का पद भी नहीं दिया। और ये लोकसभा अध्यक्ष इसलिए अपनी पार्टी के बनाए हैं कि अपने सहयोगियों को कब तोड़ लें। इन्होंने 10 साल तो यही किया है, जो जिसको सहयोग दिया उनको तोड़ा, और जो जो सहयोग दिया वो समाप्त हो गई। चाहे जो है बीजू जनता दल के बीजू पटनायक जी रहे हो, इनके नवीन पटनायक जी, हरियाणा में जेजेपी रहे हो, शिवसेना को भी तोड़ लिया इन्होंने। ठीक है, तो हर जगह, और रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ लिया, उनके चाचा को मिलाकर। ये जो इनको सहयोग किया, जिसका हाथ पकड़ कर ये आगे बढ़े, उसी का पार इन्होंने काटा है। अब वो दोनों लोग को नहीं समझ में आई, या जो भी बात हो, क्या है उनकी मजबूरी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पर भी इतने सारे मुद्दे होने के बाद, 10 साल सरकार में रहने के बाद भी आप लोग उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए जहां पर आप लोग सरकार बना पाए। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी यहाँ पर। तारिक अहमद लारी जी, देखिए उत्तर प्रदेश, अकेले बहुमत नहीं पाए, ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है, वाकई आपके लिए बड़ी खुशी की बात होगी, लेकिन फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम ये संभव नहीं हो पाया। ठीक है, तारिक अहमद जी, देखिए उत्तर प्रदेश बिहार की बात कर ले, यहाँ पर धर्म से ज्यादा यहाँ पर जातिगत समीकरण यहाँ पर ज्यादा चलते हैं। लेकिन 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, बीजेपी यहाँ पर एक हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आई और कहीं ना कहीं सबको एक साथ इकट्ठा करने में सफल रही। लेकिन 2024 में बीजेपी इसमें असफल रही। इसलिए अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या से चुनाव हार गई बीजेपी वहां पर, क्योंकि जितने ज्यादा ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा ये इकट्ठा, अगर जो बीजेपी का एक रहता है यहाँ पर रणनीति कि जिस तरह से हिंदुत्व यहाँ पर इकट्ठा होंगे, मजबूत होंगे, उतना ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलेंगी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में वो फैक्टर नहीं चल पाया और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो पहले जातिगत समीकरण था उनका एमवाई, इसको बिठाने में सफल रहे। उसको भले फिर पीडीए का नाम दे दिया गया, उसमें और चीजों को शामिल कर लिया गया और जातियों को शामिल कर लिया गया, लेकिन यह फैक्टर एक बार फिर से यहां पर चल पड़ा है जो जातिगत समीकरण की बात किया जाता है। देखिए, पहली बात तो यह समझिए कि हम लोग किसी जातिगत समीकरण की बात नहीं करते हैं। पीडीए जो नाम दिया गया था पिछड़ा दल अकलियत का, ये वो शोषित वर्ग था जिसका शोषण सरकार कर रही थी, वोट लेती थी और शोषण करती थी। आप ये क्यों भूल गए कि ठाकुर साहब लोगों ने भी हम लोग को पश्चिम में वोट दिया है? भूल रहे हैं आप इस बात को कि वहां की जो क्षत्रिय महासभा थी, उस महासभा ने कैसे वहां पे वोटिंग की समाजवादी के पक्ष में। क्या वो पीडीए का पार्ट थे? नहीं थे, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि इन लोगों की हरकतें, इन लोगों की जो कमियां हैं, जो इन लोगों का जिसको कहा जाए राजवंशी इन लोगों का जो सिस्टम है, जो मैं वो वर्ड नहीं निकाल पा रहा हूं, ये जो इन लोगों का ताकत इन लोगों ने अर्जित की है, जिसको राजयोग कहते हैं, उस राजयोग में गरीबों को मारने का काम जो किया है वो बीजेपी ने अपने अधिकारियों से खुल के किया है। विधायक की बात रही कि विधायक सरकारी अधिकारियों से काम नहीं करा पाता था। मुख्यमंत्री का आदेश था कि किसी विधायक की ना सुनो, किसी नेता की ना सुनो, तुमसे किसी विधायक, नेता, मंत्री से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो तमाम मंत्री रोते रहते हैं। हमारे कई दोस्त मंत्री हैं, इसमें हमारे कई दोस्त मंत्री हैं जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं, वो मंत्री है सरकार में, असलियत बताते रहते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, असलियत बताते रहते हैं कि तारिक भाई कोई काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है सबको मालूम है। वो सिर्फ गुजरात के लोग आते हैं, वो अपना काम कराते हैं, उन्हीं को सब कुछ दिया जाता है, उन्हीं को ठेका भट्टा, उन्हीं को सब दिया जाएगा, वही सब करेंगे। मेडिकल की सप्लाई भी वही करेंगे, सड़कें भी वही बनाएंगे, भवन भी वही बनाएंगे, सब गुजरात के लोग आते हैं और वो करते हैं। तो आप आरएसएस को भी ब्लेम कर रहे हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है तो उन्होंने अपना काम नहीं किया। ब्लेम करने से क्या फायदा है? ब्लेम नहीं किया जाता है। आपने खुद का भी डोंट नीड आरएसएस, हम बहुत बड़े हो गए हैं,
उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम किनारे बैठ जाते हैं, किनारे हट गए। उन्होंने हमको तो वोट नहीं किया ना, उन्होंने हमको सपोर्ट तो किया नहीं आरएसएस ने, आरएसएस अपना घर में बैठ गई। यहां तो बेसिकली आपके अपने कार्यों ने, आपके अपने जुल्मों ने आपको सरकार से बाहर किया है। हमेशा कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जातिगत हिसाब से वोटिंग करता है। कौन सी जातिगत हिसाब से वोटिंग करता है? क्या ठाकुर हमारी पार्टी से नहीं जीते? क्या बलिया का ब्राह्मण हमारी पार्टी से नहीं जीता? क्या अयोध्या का शरुकास वो हमारी पार्टी से नहीं जीता? क्या पश्चिम से मुसलमान नहीं जीता? यहां तो हर कोई जीता हमारी पार्टी से। इनकी पार्टी से बताइए कितने जीते हैं, कितने जीते हैं, कितने अकलियतों को दे दिया, कितने इन्होंने माइनॉरिटीज को दे दिया। मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं, मुसलमान की नहीं। इन्होंने कितने सरदारों को टिकट दिया उत्तर प्रदेश में? पश्चिम में तो अच्छे खासे सरदार है, फिर भी टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? खालिस्तानी है, आतंकवादी है। खालिस्तान की बात करते हैं इसलिए आतंकवादी है। अरे जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो भी आतंकवादी है, क्योंकि संविधान किसी भी हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, खालिस्तानी राष्ट्र की बात को आतंकवाद मानता है। अभी एक भाई हमारे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सिंगोल का मसला तो अब हुआ है। सिंगोल तो भाई पिछली बार पिछली सरकार में ही आ गया था। क्या जनता ने देखा नहीं था कि किस तरह से उसके लिए राजा साहब बिल्कुल एडामेंट थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि नहीं सिंगोल होगा। ठीक है, लेकिन आपने इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था और ना इसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र किया था चुनाव में। वो यही कह रहे थे। हमने नहीं बताया, नहीं हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, लेकिन जनता ने उस चीज को देखा, जनता ने उस चीज को देखा, जनता ने उस चीज को माना कि ये राजशाही की तरफ जा रहा है, ये किसी भी दिन अपने आप को राजा डिक्लेयर करेगा। आप खुश हो रहे हैं कि हम क्या नाम है सत्ता में आ गए, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार तो पिछली बार भी थी, लेकिन उसको मोदी सरकार कहा जाता था। अब भी कहिए ना मोदी सरकार, उससे पिछली बार भी मोदी की सरकार थी, एनडीए की सरकार नहीं थी 2 बार, इस बार एनडीए की सरकार है। ये तीसरा टर्म जो है एनडीए की सरकार का चल रहा है और चौथा टर्म गायब हो जाएगा। अभी चौथा टर्म छोड़िए, किसी भी तरह आप सुनेंगे मित्रों, स्वास्थ्य कारणों से 22 साल तक मैंने आप लोगों की सेवा की, लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यही सुनेंगे हम मित्रों के। चलिए ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं नैरेटिव आप लोग चला रहे थे, ये भी नैरेटिव चला रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के नैरेटिव भी आप लोग चला रहे थे। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, लेकिन देखिए ठीक है, इस तरह के लगातार आप लोग एक नैरेटिव चला रहे थे। ठीक है, अभी तो समय है, भविष्य के घर में सब कुछ होगा। ठीक है नहीं, ठीक है, फैक्ट देखिए, फैक्ट जब तक के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हो या भविष्य की चीजें अभी सामने नहीं आ जाए, जब तक आप कैसे कह सकते हैं सत्य है। ठीक है, 1 सेकंड, आपसे 10 सेकंड बोलूंगा। ऐसे ही एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चैनल पे, दूसरे चैनल का, वो हमसे बहस कर रहे थे और मैंने उनसे कहा था कि 225 से 250 के बीच में इनकी सीटें सिमट जाएंगी। उन्होंने मुझसे शब्द लगाई, लारी साहब 370 से नीचे नहीं आएंगी इनकी, ये हो सकता है 370। तारिक जी आपके नेता ने तो 150 कहा था। तारिक जी आपके नेता ने तो 150 कहा था कि 150 से ज्यादा सीटें नहीं जाएंगी। एक मिनट और जिस दिन रिजल्ट चल रहा था ना, तो बैक स्टेज पर बैठकर मुझसे कह रहे थे आपने मुझसे कहा था ये बात। नहीं ठीक है, देखिए मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कही, आपके नेता ने कहा था 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, बीजेपी 240 में आ गई। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, देखिए एक बड़ा फैक्टर 250 के बीच में रखा है इनको। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, देखिए एक बड़ा फैक्टर हिंदुत्व का फैक्टर। जिस तरह से भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी भले इसको चुनावी मुद्दा नहीं बना रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ऐसा लग रहा था एक अंडर करंट ही इसका असर दिखाई देगा, इसका बड़ा फायदा होगा। और कई राज्यों में मुझे लगता है इसका फायदा भी हुआ, कुछ राज्यों में और बहुत सारे राज्यों में इसका फायदा दिखाई दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में फैक्टर काम बिल्कुल नहीं आया, अयोध्या से बीजेपी हार गई। आखिर क्या ऐसे वजह रही कि इतना बड़ा एक समारोह हुआ, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जहां पर उत्तर प्रदेश, जहां पर यह मंदिर का निर्माण हुआ, वहीं पर बीजेपी हिंदुत्व को, एक जो फैक्टर था, एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए, हिंदुत्व को एक इकट्ठा करने सकी वो, और बड़ा नुकसान हुआ। आखिर क्यों, आप इसकी वजह क्या देख पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है बीजेपी 14 और 19 में भी खाली हिंदुत्व से नहीं, सोशल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश जीती थी और देश जीती थी। अभी जैसे विपक्ष के लोग कह रहे थे, तो मैं
थोड़ा सा इसमें डेटा डालना चाहूंगा। ठीक है, इसमें एक लाइन में और जोड़ देता हूं। देखिए, बीजेपी कभी खुलकर नहीं कहती कि हम हिंदुत्व के नाम पर वोट डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक कॉम्बिनेशन है जहां पर वो विकास की भी बात करती है, लेकिन बिना कहे एक हिंदुत्व का एक जो मुद्दा है वो पीछे चलता रहता है बैकग्राउंड में। देखिए, बीजेपी का कोर वोटर हिंदुत्व भी है। बीजेपी की जो स्थापना हुई थी और 80 के बाद से जो बीजेपी 2 सीट से पूर्ण बहुमत की सरकार बना के आई है, उसका कोर वोटर हिंदुत्व भी है, उसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की छवि कहीं से कमजोर नहीं हुई है, उनकी छवि और मजबूत हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्णय थे जो उनके माने नहीं जा रहे थे। अब इसको लोग अपने ढंग से ले रहे हैं, तभी मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि 1984 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। तारिक अहमद जी, आप किस बात पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? वो ठीक है, देखिए उनका हक है, ये उनका हाँ, वो जीते हैं, उनको पूरा हक है इन चीजों को एंटिसिपेट करने। आपकी बात पे हंस रहा हूं मैं आपकी बात पे हंस रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक जी, इस समय आपके हंसने का समय है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप करोगे बैठकर। आप लोग को ऐसा लगता है एक मुख्यमंत्री 200 से ज्यादा रोड शो और रैली करता है पूरे भारत में, आप उसका आकलन सिर्फ उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। ये अभी बहुत जल्दी है जो विपक्ष कर रहा है। मैं यही बताना चाह रहा था कि 1984 के बाद आज तक कोई भी विपक्ष 240 सीट नहीं ला पाया। 200 जगह इन्होंने रैली की है, 200 जगह रैली और रोड शो किया, और मालूम आपको कितनी सीटें हार रही है? 150 सीटें जहां इन्होंने रैली और रोड शो किया, उसमें 150 सीटें हार गई है। जहां बाबा जी लेकर गए थे अपना, कुछ बोलना है तो आप बता रहा हूं। ठीक है, देखिए तारिक जी, आप अपने हिसाब से समीक्षा कर रहे हैं, मनीष अग्रवाल जी अपने हिसाब से समीक्षा कर रहे हैं, बीजेपी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट की है, तो सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा खुश होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार नहीं बनी है आपकी, ना विधानसभा में आपकी सरकार है, ना लोकसभा में आपकी, ना केंद्र में आपकी सरकार है। ज्यादा अति उत्साह, ज्यादा अति खुश होना कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो जाए भविष्य में। ठीक है, मनीष अग्रवाल जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे मैं विपक्ष को देख रहा हूं, एक सीट पिछली बार थी, आज 6 सीट पे आ गई, वो देश की जीत है। जो कांग्रेस 50 से 55 साल इस देश में और उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है, उसके बाद उसे लग रहा है ये देश की जीत है। अभी भी 100 का आंकड़ा नहीं है। विपक्ष को ये देखना होगा कि आज तक कभी भी उनकी अभी भी सारी सीटें मिला के 240 नहीं हो रही हैं। उन्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जनता के पास यूपी में उन्होंने जो मैसेज दिया वो पहुंचा, जनता ने उन्हें वोट दिया। उन्हें इस वोट को ऑनर करते हुए जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, यही मुद्दे देश में लेके जाना होंगे। अगर पोल पोस्ट चेंज होगा तो भारत में बहुत तेजी से मुद्दे बदलते हैं। हर चुनाव में कुछ नया रिजल्ट आता है और वो आगे बहुत दूर नहीं है जब और चुनाव होंगे। आज उनके लिए अच्छा समय है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, इसके लिए मैं भी उनकी तारीफ करता हूं जो उन्होंने जमीन पे जाके काम है। तो आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस नहीं जीती है यूपी में, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी जीती है। कांग्रेस चूंकि उसके सहयोगी थी। आपने देखा होगा 2017 में भी ये कॉम्बिनेशन था, तब ये रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया। लोकसभा में वोट जो है कंसोलिडेट हो जाता है, बहुत ज्यादा समुदाय जो है एक सीट के लिए वोटिंग करता है। जब विधानसभा की वोटिंग होती है तो यही लोकसभा में 5 से 6 विधानसभा आती है, वोट स्कैटर्ड हो जाता है। उस चीज को भी ध्यान में रखना होगा, आगे के चुनाव उसी पे निर्भर करते हैं। ठीक है, वाकई बिल्कुल। विश्वदेव जी, देखिए अभी उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, फिर विधानसभा चुनाव 2027 में भी होगा, लेकिन जिस तरह से अभी रिजल्ट आया और जो एक समीक्षा में बहुत सारे फैक्टर सामने आए, क्या तब तक आपको लगता है बीजेपी इन सब चीजों को साध पाएगी, या फिर लोकसभा में ये फैक्टर तो काम कर गए हैं विपक्षी पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए अगेंस्ट में ये फैक्टर नहीं जाएंगे विधानसभा चुनाव में, या तब तक बीजेपी इन चीजों को साध लेगी? देखिए भागीरथ भाई, कुछ बातें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझना पड़ेगा। पहले एक तो उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव 10 होंगे या 17 होंगे, पहले तो ये भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि 7 सीटें में समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट कर दिया कि 7 उनके विधायकों को बर्खास्त कर दिया जाए। तो 17 अगर हुआ तो बहुत बड़ा फिगर होगा, और उसी में स्पष्ट दिख जाएगा कि क्या हुआ है और बीजेपी की समीक्षा बैठक का रिजल्ट क्या आया है। जहां तक बात कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि की और उनके कार्यशैली की,
तो पहले ही बीजेपी प्रवक्ता ने खुद कहा एक बात कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय नहीं बैठ पाया, विधायकों की बात अधिकारियों ने नहीं सुनी। तो ये बहुत बड़ा मसला है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि के ऊपर दाग नहीं है। यहाँ पर मनीष भाई की एक बात से मैं सहमत हूं कि उनकी छवि बेदाग है, उनके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। आप 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझिए इसमें। 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा को लाया गया था। 2019 के चुनाव में देश के नाम पे नैरेटिव बना के भाजपा लड़ी थी चुनाव। इस बार 2024 में कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था। आप ये हम लोग बार बार यही चर्चा कर रहे थे कि कोई नेशनल नैरेटिव नहीं आ रहा, जबकि विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन जो फ्रैक्चर्ड था, बीच में ही नीतीश जी सबसे पहले छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद एक नैरेटिव सेट किया गया कि 400 पार के नारे को नेगेटिव करने के लिए संविधान बदलने की बात कह दी गई। ये बहुत ग्राउंड रियलिटी तक गया है, नीचे तक गया है। और बीजेपी की जो समीक्षा बैठक की जो आई है हम लोगों के सामने, उसमें भी साफ साफ ये लिखा हुआ है दलितों और अति पिछड़ों ने हमें वोट नहीं दिया, हमसे वो छिटक गए। और सबसे बड़ा एक इसमें पॉइंट ये भी है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर जो कट के बीजेपी में जाता रहा था पिछली बार तक, वो अब की बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चला गया, सिर्फ इस संविधान के मुद्दे पर। और एक मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपनी तरफ से, वो 8,500 रुपए देने का मुद्दा होगा, जो उन्होंने पर्चे और फॉर्म भरवा के महिलाओं से उन्होंने जमा करवाए थे। वो उसका फीडबैक जो आएगा वो भी बहुत नेगेटिव आएगा कांग्रेस के लिए। तो ये भी समझना पड़ेगा इन कांग्रेस पार्टी को। और समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी बात ये हुई कि उसका जो पीडीए का नारा था, जो अखिलेश यादव ने वो 2027 के चुनाव तक वो कैरी करेंगे, वो चलेगा। और उसकी तोड़ अगर बीजेपी निकाल पाई तो बीजेपी को चांसेस मिलेंगे, वरना मुझे लगता है अखिलेश यादव के पास ज्यादा बेटर चांसेस है। बिल्कुल, वाकई क्या तोड़ निकाल पाएगी संतोष दुबे जी? देखिए, अभी उपचुनाव होने वाला है, फिर कुछ सालों बाद विधानसभा चुनाव भी, हालांकि उसके लिए समय है, लेकिन अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तोड़ है बीजेपी के पास? संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अर्जुन उपाध्याय जी, ये जो दोस्ती है यहाँ पर अखिलेश यादव राहुल गांधी की और सपा कांग्रेस का गठबंधन, ये 2027 तक ऐसे ही चलता रहेगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा? जी, जहां तक बात है, हम लोगों का दोस्ती राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी का आप देख ही रहे हैं, संसद से सड़क तक सरकार के विरुद्ध जो भी, और संविधान की रक्षा के लिए। तो हम लोगों का गठबंधन आगे भी चलेगा, क्योंकि यही जनता की मांग है। और जो विष्णु और प्रदीप अग्रवाल जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीट है, ये है वो है, भैया ठीक है, लेकिन जो आप लोग ने लोकसभा में वादा किया था जब विधानसभा चुनाव होगा 8,500 रुपए का, क्या वो मेंशन होगा? क्या उस पर विचार किया जाएगा? जिस तरह से विश्वदेव जी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में ये जनता इसकी उम्मीद करेगी। हम दोनों लोग से मिलकर शक्ति बढ़ी है, चाहे कोई कमजोर चाहे वो नहीं। इंडिया गठबंधन की सीटें है, सब इंडिया गठबंधन मजबूत हुई है, ठीक है। क्योंकि 2019 में चुनाव जब हम लोग अलग अलग लड़े थे तो क्या स्थिति थी, 2022 में देखिए हम तो थे नहीं, क्या स्थिति थी। तो आज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन पर विश्वास करके जिस तरह से माइनॉरिटी हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, सभी लोग कांग्रेस की तरफ, ठीक है, समय का हमें देखना होगा ये गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन तारिक अहमद जी देखिए, जो तमाम, ठीक है, आप जो जवाब देना चाह रहे हैं वो भी दे दीजिएगा। ठीक है, उपाध्याय जी, समय कम है। तारिक अहमद जी देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोग ने तमाम यहाँ पर दावे किए थे और घोषणाएं की थी, मुझे लगता है जब विधानसभा चुनाव होगा जनता उस वक्त जरूर उम्मीद से बैठी होगी, चाहे वो 8,500 रुपए की बात हो या तमाम दूसरे बात हो। इसको कैसे मैनेज करेंगे विधानसभा चुनाव में आप लोग? या फिर ये जनता को बताएंगे सिर्फ हमारे लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ घोषणा थी, विधानसभा चुनाव के लिए अलग घोषणाएं होंगी? देखिए, पहली बात ये समझिए, जनता बेवकूफ नहीं, पढ़ी लिखी है। ये जो चंद महिलाओं को, अपनी महिला कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने बुर्खा पहनाकर बैठा दिया था लखनऊ में और बेंगलोर के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के, तो वो नैरेटिव चल नहीं पाया।
क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो वादा किया था, जो कांग्रेस ने वादा किया था, मैं ये कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूं, उपाध्याय जी कह नहीं पाए हैं, ये जो कांग्रेस ने वादा किया था, जो राहुल गांधी जी ने वादा किया था, ये वादा किया था केंद्र में सरकार आने पर, क्योंकि पैसा तो रिलीज होगा केंद्र से ही, ठीक, स्टेट से पैसा रिलीज हो नहीं पाता है। स्टेट के अपने वैसे ही खर्चे कम होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं और वैसे ही डेफिसिट में जा रहा होता है। तो केंद्र से पैसा आने पर इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था कि आप हमको दीजिए, हम आपको केंद्र में सरकार आने पर हम आपको वहां पे 8,500 रुपये महीना देंगे। तो इसको बीजेपी के लोगों ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं को बुर्का पहनाकर बाकायदा लखनऊ और बेंगलोर के कांग्रेस के कार्यालय पे भेजा, जो हास्यदाय है, बिल्कुल हंसने वाला और जोकरों वाला काम किया था इन्होंने। वो जो 2-3 महिलाओं की फोटो आ रही थी जो बोल रही थी, उनको मैंने अक्सर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से बोलते हुए देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये शायद उपाध्याय जी नहीं जान पाए, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने समझ लिया था कि ये बीजेपी के द्वारा भेजी हुई कार्यकर्ता है। अच्छा, सिर्फ मुसलमान ही गई थी, बाकी कोई गया नहीं, सिर्फ काला बुर्का पहनकर सब चली गई मुसलमान। मुसलमान इतना जाहिल नहीं है भाई। मुसलमान ने 8,500 रुपए के लिए वोट नहीं दिया था। मुसलमान ने बाकायदा वोट जो दिया था वो बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी की संख्या कम करने के लिए वोट दिया था। 8,500 रुपए के लिए वोट नहीं दिया था। वो अपना कमाता है, अपना खाता है, जबरदस्ती कुछ ला के घर में दोगे तो ले लेगा, लेकिन जाकर वो नहीं करेगा कि नहीं हमको दो, हम तुमको वोट देंगे। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, और मुझे लगता है कि जो रणनीति थी वो यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी सीटों का नुकसान हुआ। ठीक है, समय का मैं मनीष अग्रवाल जी, समय का मैं संक्षेप में देखिए, जिस तरह से संक्षेप में बस कुछ सेकंड में चाहूंगा, मनीष अग्रवाल जी देखिए, जिस तरह से उपचुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होने वाले, खासकर उपचुनाव में बीजेपी किस रणनीति के तहत अभी जो इस बार गलती है उसको सुधार करेगी यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं जिससे कुछ निर्णय निकल के आएगा, बीजेपी अपने में सुधार करेगी, लेकिन सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि वोट जो देती है ना जनता जनार्दन है, आप जो भी मुद्दे उसको लेके जाओगे, उसको दोगे, वो वोट देती है, तो वो वोट बदल के चुनी हुई सरकारों को गिराती भी है। तो पक्ष विपक्ष दोनों को इस बार जनता की ताकत का एहसास हो गया है और देखना है कि कौन अपनी गलतियां कैसे सुधारता है, कौन अपनी योजनाएं कैसे लाता है, वो उपचुनाव में हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, विश्वदेव जी, उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? भागीरथ भाई, उपचुनाव में सिर्फ एक चीज देखनी होगी, संगठन में बीजेपी और सरकार में दोनों में बदलाव पहले करती है कि बाद में करती है। पहले करेगी तो ही बेहतर संदेश जाएगा जनता जनार्दन में। और लारी साहब की एक बात से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एक बात पूछी इनसे कि मुद्दे क्या होंगे विधानसभा चुनाव में, तो उपचुनाव में भी क्या मुद्दे होंगे? कुछ मुद्दे अलग करेंगे समाजवादी पार्टी कि वही मुद्दे जो लोकसभा में उठा के आए थे वही रखेंगे? और जो रिपोर्ट आई है समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी कंधे पे रह के चुनाव लड़ा है। उपचुनाव में उसको 10 में से 3 सीटें मांग रही थी जो सूचनाएं आई थी। अगर 17 हुई तो उसमें से कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जो सीटें हैं वो कांग्रेस बिल्कुल, वाकई मुझे लगता है ये बड़े अहम सवाल देखना होगा कि गठबंधन में लोकसभा चुनाव में तो बड़ा कारगर साबित हुआ, अब उपचुनाव में ये आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे इसको यहाँ पर दोनों मिलकर एडजस्ट करेंगे, सीटों को लेकर भी देखना होगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। संतोष दुबे जी, एच.एन. उपाध्याय जी, तारिक अहमद जी, मनीष अग्रवाल जी, विश्वदेव राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की अब समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है और इसको लेकर हालांकि प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन इस में जो फैक्टर है उस फैक्टर को अब कितने यहां पर बीजेपी दुरुस्त करती है, ये जरूर उपचुनाव में सामने आ जाए कि बीजेपी ने इन फैक्टर से क्या कुछ सीखा है, इस रिपोर्ट से क्या कुछ सीखा है और बीजेपी क्या कुछ इसमें बदलाव करती है, जिसके चलते जो पीडीए यहां पर जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन था जिसने यहां पर कमाल किया है, कैसे इस गठबंधन की मजबूती को यहां पर बीजेपी तोड़ पाती, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल